हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में हम अलग से, विशेषकर अलग से क्यों पढ़ते हैं। क्लास 11th क्लास 12th में इसकी एक अलग ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो इसको करीब करीब इसके 3 मिलियन कंपाउंड पाए गए हमारे आसपास के वातावरण में। हम जो भी चीज देखते हैं इसमें से 80% चीजें कार्बन और उसके कंपाउंड से बनी हुई होती है। जैसे अब अपना शरीर है वो भी हाइड्रोकार्बन है, हमने जो कपड़े पहने हैं वो भी हाइड्रोकार्बन है, हम जो खाते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी चीजें हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है। इसमें से हम 20% अलग मान लें तो भी चलेगा। तो ऐसा क्यों है और ऐसी कौन सी विशेषता है ऐसी कार्बन में कि जैसे इसके कंपाउंड इतने सारे बनते हैं? तो कार्बन का एक जो नेचर है, कार्बन का एक जो स्वभाव है वो कैसा है, इसकी लोकेशन क्या है, चलिए पहले हम उसके बारे में समझते हैं। तो कार्बन जो है, यहां कार्बन के आगे नॉन मेटल आता है, कार्बन के इस तरफ जो आता है वो मेटल आता है। कार्बन की जो पूरी ब्रांच है, मतलब पूरा ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट है इसको छोड़ करके बाकी के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। लेकिन सिर्फ कार्बन जो है उसका जो नेचर है वो इन दोनों के बीच में जोड़ने की कड़ी का काम करता है। अब ये कैसा नेचर है? ये पॉजिटिव भी बन जाता है, ये नेगेटिव के सामने पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव बन जाता है, ये मेटल के साथ में भी जुड़ जाता है, ये नॉन मेटल के साथ में भी जुड़ जाता है। तो इसीलिए इसके इतने सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। अब उसका लेकिन इसका जो ठोस कारण है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट को पहले अच्छे से समझ लें कि टेट्रावेलेंट क्या होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो चलो इसको पहले अलग से समझ लें कि कैसे इसको आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जरा यहां पर अच्छे से गौर से और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 1, मतलब बाहर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा, ये 3 वाला भी डोनेट करेगा, और ये सारे जो है ये एक्सेप्टर हैं, ये ग्राही है, ये लेने वाले हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन 8 वाले को और 4 वाले को कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं करना है, और कम से कम 8 वाला तो इस दौड़ में शामिल है ही नहीं। इसको बोलते हैं हम नोबेल, नोबेल गैसेस में आता है ये सारा। लेकिन 4 वाला बेचारा क्या करेगा? तो 4 वाला ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और शेयर करने वाले कौन कौन से होते हैं? ये अपने ऐसे ही दोस्तों को ढूंढेगा जो इसके साथ शेयरिंग करेगा, मतलब इसके साथ साझा करेगा। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम अलग से समझा देता हूं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है और कौन इलेक्ट्रॉन लेता है। जनरली ये सारे जो हैं ये नॉन मेटल में आते हैं, ये सारे मेटल में आते हैं। और ये मेटलाइट क्या, इसका नेचर कुछ इस प्रकार से है, ये बीच में की कड़ी का काम कर रहा है, ये दोनों की कड़ी का काम करेगा, मतलब ये शेयरिंग करेगा। तो चलिए पहले ऑक्टेट रूल को हम देखते हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। ऑक्टेट रूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो मालूम है ना कि कार्बन के कुल टोटल एटॉमिक नंबर कितने? 6। कॉन्फ़िगरेशन देखें, 2 और 4। लोअर मोस्ट शेल में जैसे कार्बन का सबसे पहला वाला जो नजदीक वाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो ये अपने ऐसे पार्टनर की तलाश करेगा जो इसके साथ शेयरिंग करे, ढूंढेगा। तो इसको आसानी से मिलने वाला है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आसानी से मिल गया, एक हाइड्रोजन आया,
इसने कहा एक से क्या होगा भाई मेरा, अभी तो मेरे पास, मेरे पास चाहिए शेयरिंग करने वाला। इसने अपने दूसरे हाइड्रोजन को भी बुला लिया, ये तीसरे हाइड्रोजन को बुला लिया, और हाइड्रोजन का काम बहुत आसानी से हो जाता है। क्या आसानी से हो जाता है? क्योंकि इसमें डुप्लेट रूल लगता है। केवल हाइड्रोजन ना, ये एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता, इसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता, इसमें कौन सा रूल लगता है? इसमें डुप्लेट रूल लगता है। इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखिए हाइड्रोजन का काम तो हो गया, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने इसको भी इंक्लूड कर लिया। और कार्बन का भी काम हो गया, कार्बन के पास 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से कार्बन का भी काम हो गया। तो देखिए ये इस प्रकार से शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करने के कारण इसमें कोई भी अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके कारण से ये बैड कंडक्टर होते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो सामान्यतः बैड कंडक्टर होते हैं। ध्यान रखिए एमसीक्यू क्वेश्चनों में इस प्रकार से बात हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो तो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, मोल्टन स्टेट में। लेकिन और ये वाले जो हाइड्रोकार्बन जो शेयरिंग करने वाले होते हैं, जिनके साथ शेयर्ड होता है, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन से इलेक्ट्रॉन मतलब देने वाले होते हैं और कौन से लेने वाले होते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 हो, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लेकिन 4 वाला जो होता है वो शेयरिंग करता है, और 8 वाला तो नोबेल में आता है, वो न लेने में और न देने में, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसके पास पूरे 8 कंप्लीट हो चुके रहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन शेयरिंग करता है। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अब हम इसके 2 कंसेप्ट के बारे में भी जानते हैं। एक था बर्जीलियस और एक होलर, ऐसे 2 साइंटिस्ट हुए। बर्जीलियस ने सबसे पहले एक थ्योरम दी थी। अब यहां पर जो 2 थ्योरम दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यहां पर 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दी थी, और उसको करेक्शन किया था 1828 में फ्रेडरिक होलर नाम के साइंटिस्ट ने। यानी 2 केमिस्ट्रिशियन थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिफाइन किया था। हालांकि इसका जो यूज है एग्जाम के तौर पर सिर्फ एमसीक्यू में हो सकता है। यहां पर ईयर कौन सा है? वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस ने दी थी। और 1828 में फ्रेडरिक होलर ने क्या किया है? ये दोनों चीजें एमसीक्यू में आ सकती है, इस तौर पे मैं समझा रहा हूं केवल। तो यहां पर वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसको हम शॉर्टकट में ये समझ लें कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसका संबंध, सीधा सा संबंध जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। यानी कि जीवित वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिविंग होना चाहिए। तो उन्हीं में एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, उसमें ऐसा मिस्टीरियस फोर्स होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो उसके बाद फ्रेडरिक होलर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लैब में भी इसके नॉन लिविंग थिंग्स से भी हम बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन होलर साहब ने ही बना के दी थी। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस पोटेशियम साइनेट, ये दोनों जो है वो कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको हीट करते हैं तो अमोनियम साइनेट बनता है और KCl बनता है। फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो यूरिया बनता है, NH2C11O NH2। तो ये यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका सेंट्रल एटम जो होता है वो कार्बन ही होता है, ये ध्यान रखना है। और ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे कंसेप्ट है। इसमें ध्यान रखिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दी थी और फ्रेडरिक होलर ने इसको लेबोरेटरी में बना के दिखाया था। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले टॉपिक हम पढ़ते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, जिसके बहुत सारी ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है।
मल्टीपल प्रॉपर्टीज मतलब बहुत सारी चीजें उसमें गुण होते हैं और उन गुणों की वजह से ही वो सबको जोड़ सकता है। तो कार्बन एक ऐसे नेचर का है और उसमें ये चार गुणधर्म जो चार प्रॉपर्टीज हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। कैटेनेशन, टेट्रा कोवेलेंसी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बारी बारी से पढ़ते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब श्रृंखला या चेन, चेन बनाना। कार्बन की एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने जैसे ही कंपाउंड के साथ में एक लंबी चेन बना सकता है, एक लंबी चेन बना सकता है। तो ये जो टेंडेंसी है ये वैसे सिलिकॉन में भी है, उसके ग्रुप में, मतलब जो कार्बन का जो ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप में एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। तो इसमें सिलिकॉन भी है लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये टेंडेंसी ये कम होती है। और वो कम क्यों होती है इसको हम हायर केमिस्ट्री में हम समझेंगे कि इसकी वजह होती है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो आप क्लास 11th में समझने को मिलेगी। तो अभी हमारा सिर्फ ध्यान इतना है कि कार्बन एक सबसे अपने समूह का सबसे छोटा, सबसे लाडला सदस्य होता है और इसका नेचर, उसका लाडले, भाई लाडला जो होता है उसके गुण भी अच्छे कुछ अच्छे होंगे। तो वो गुण ये है कि वो सबसे बड़ी चेन बना सकता है। ठीक है, वो चेन बना सकता है। क्यों चेन बना सकता है? क्योंकि क्या होता है कि पहला कंपाउंड जो है वो अगर अपना उसका पॉजिटिव नेचर घट जाता है तो उस पॉजिटिव नेचर को घट कम करने, बराबर करने के लिए दूसरा कार्बन आ जाता है। दूसरे कार्बन का नेचर घट जाता है तो उसको पूरा करने के लिए तीसरा कार्बन आ जाता है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ऐसी लंबी सी चेन बना सकते हैं जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी आती है टेंडेंसी, टेट्रा कोवेलेंसी। तो टेट्रा का मतलब होता है चार और कोवेलेंसी का मतलब इस प्रकार से ये चार इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट का मतलब जैसे साझेदारी, जिसे अपने पहले बात की थी अपन ने। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी है चार इलेक्ट्रॉनों वाली, क्योंकि चार के बाद अगर पांच होगा तो ये आपका शेयरिंग नहीं करेगा, छह होगा तो भी शेयरिंग नहीं करेगा, सात होगा तो भी शेयरिंग नहीं करेगा। तो सिर्फ चार वाले में से गुण होते हैं। मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया था, आठ वाला तो किसी लेने देने में नहीं है। तो चार होना भी एक इंपॉर्टेंट बात है। चार आखिरी में चार इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होना भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये शेयरिंग करने वाला है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ध्यान रखिए ये वाला तीसरा पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? देखिए सहन शक्ति की हद हो गई इसमें कार्बन में। कैसे? देखो कार्बन की जनरली चार इलेक्ट्रॉन के साथ तालमेल बैठता है। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजनों के साथ तो शेयरिंग कर ली, चौथे वाले में दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया तो इसकी वैलेंसी एक दो तीन चार बराबर हो गई, इस वाले की भी बराबर होगी। पर मान लीजिए किसी रिएक्शन के दौरान यहाँ के हाइड्रोजन गायब हो गए, मतलब चले गए, उसके साथ जुड़ गए। अब ये इसके पास, बेचारे के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कैसा रखे? तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अभी अब फिलहाल के लिए अभी अपन दोनों इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर ली, है ना, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। और अगर बाय द वे इसके साथ में से भी ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ में से भी हाइड्रोजन चले गए तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो इतनी सहन शक्ति इसके अंदर है। चार बॉन्ड खुद अकेला नहीं बनाएगा, उसके लिए दूसरा कंपाउंड जो होना जरूरी है। तो डबल और ट्रिपल ही होता है जिसको बोलते हैं अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर आपने समझ लिया, कैटेनेशन समझ लिया, टेट्रा कोवेलेंसी समझ लिया, और यहाँ पर टेट्रा कोवेलेंसी के बाद है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड समझ लिया। अब हम समझते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है CH3OCH3, ये एक कंपाउंड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मिथाइल डाइमिथाइल ईथर इसका नाम है, जनरल नेम है। और यहाँ पर C2H5OH, यहाँ पर ये इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल।
और ये ईथर है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग है, लेकिन कॉमन फार्मूला C2H6O। देखिए C2 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन, और यहां पर भी देखिए 2, ये भी C2, 5 और 1 6, ये भी 6 और ये एक ऑक्सीजन। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल और प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। तो इस प्रकार से कार्बन केवल हाइड्रोजन, कार्बन और या ऑक्सीजन, इन तीनों का हो करके कोई जरूरी नहीं है कि उसका फार्मूला एक ही हो, कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप में पाया जा सकता है। तो ये भी टेंडेंसी होने की वजह से इसका एक वर्सेटाइल नेचर है और ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो ध्यान रखिए, कैटेनेशन का मतलब होता है चेन बनाना, श्रृंखला बनाना, ठीक है ना। ये ब्रांच भी बन सकता है, श्रृंखला भी बन सकता है, ठीक है ना। और टेट्रा वैलेंसी का मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में होना। तो मैंने आपसे कहा है, शुरू में भी बताया मैंने, कि केवल 4 इलेक्ट्रॉन होना कोई मामूली बात नहीं। 1 से लेकर 3 वाले डोनेट, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो जाए तो फिर वो अपना नेचर बदल देता है। एक नेचर क्या, एक ग्रुप, मतलब उस ग्रुप का सेकेंड पीरियड में आपने देखा होगा कि कार्बन की ही फैमिली का एक सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट है, लेकिन क्या उसको हम इतना पढ़ते हैं क्या, से मतलब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो अपन, लेकिन कोई सिलिकॉन की कार्बन पढ़ते हैं, हाइड्रो सिलिकॉन पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इतनी लंबी श्रृंखला और इतने गुणधर्म इसमें नहीं है। और क्यों नहीं है, तो मैंने भी आपसे कहा है कि इसको वैसे देखा जाए तो इसको 11th में आपको डिटेल में पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ने को मिलेगा। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी आती है कि जैसे जैसे नीचे के ग्रुप में जाते जाते हैं तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, बाहर की इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी घटती जाती है। न्यूक्लियर के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो घटता जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे कंप्लीट ऑर्बिट्स आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन टूटना उनका आसान हो जाता है, चाहे उनके पास टेट्रा वैलेंसी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कंडक्टिविटी का छोटा सा प्रॉपर्टी आना चालू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरे ख्याल से अभी ये बात जो मैंने अभी बोली है, शायद अभी आपको ये बात समझ में ना आए, तो चलो थोड़ा सा है तो आगे की क्लास का, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है। जैसे सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मतलब एटॉमिक नंबर होते हैं। तो 2, 8 और ये 4। तो देखिए आपने, ये पास वाले में 2 है, दूसरे वाले में 8 है, और तीसरे वाले में या तीसरी ऑर्बिट आ गई है, तो तीसरी ऑर्बिट का न्यूक्लियर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है, और इसके कारण उनकी शेयरिंग टेंडेंसी भी जो होती है ना, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। उसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें बढ़ा दे, सिलिकॉन में बढ़ा दे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का उधर हो जाता है और उसकी वजह से कंडक्टिविटी चालू हो जाती है। मैंने सिर्फ आपके शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिलिकॉन इसके बाकी के ग्रुप में ऐसा क्यों नहीं होता है। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी वजह यह है कि सिर्फ कार्बन ही ऐसा शो करता है। तो आपने समझ लिया होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। एलोट्रोप का मतलब होता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी भौतिक प्रॉपर्टी अलग होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल नेचर तो उसका सेम होता है, लेकिन इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे टेम्परेचर हो, शाइनिंग हो, लस्टर और इसकी हार्डनेस हो, ये सारी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उस कार्बन की चेंज हो जाती है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड होते हैं डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरिन्स। बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं। ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन तो इसका ज्यादा हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसका है नहीं, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड से आप अच्छे से परिचित होंगे। यू आर वेल नोन अबाउट दैट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड ऐसा क्या है इसके अंदर, और ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको अपने आप से अलग करती है। तो ध्यान रखिए, डायमंड जो होता है वो उसका जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से कनेक्टेड होता है, 4 दूसरे इलेक्ट्रॉनों से कनेक्टेड होता है, टेट्रावेलेंट होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, ऐसा एक चेन चलती चलेगी, इस प्रकार से चेन चलती चलेगी। और यहां पर तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो उसमें कंडक्टिविटी का सवाल तो होता ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिविटी होने के लिए कम से कम इलेक्ट्रॉन तो फ्री होना जरूरी है। तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है,
और कंडक्टिविटी नहीं है तो हार्डनेस है। हार्डनेस में इतना ज्यादा हार्डनेस होता है डायमंड कि इसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इनमें शाइनिंग होती, चमक होती है। और हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल इस प्रकार से लेयर बनी होती, परतें, ठीक है ना। तो ये परतें होती, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कनेक्टेड होता है, एक कार्बन 3 की जोड़ी से बना हुआ है। और ये लेयर वाइज होता है, इसकी ऊपर की और नीचे की वैलेंसी फ्री हो जाती है। फ्री हो जाती मतलब स्लिपरी, है ना, फिसलने वाला, मतलब चिकनापन इनमें होता है, इसीलिए इसका यूज जो होता है लुब्रिकेट में किया जाता है। और ये जो होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें कुछ वैलेंसियां फ्री है, ऊपर की और नीचे की इस प्रकार से लेयर वाइज है, जैसे अपने किताब कापी के पन्ने एक के ऊपर एक बिछे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये हेक्सागोनल लेयर वाइज बनता है इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब बकमिंस्टर फुलेरिन जो एक कंपाउंड है जो पूरी तरह से एक फुटबॉल की तरह होता है, और ये C60, ये 60 इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बहुत ही हार्ड पाए जाने वाला कंपाउंड है। इसके बारे में जो ज्यादा डिटेल अभी ऐसे कोई कंपाउंड, ऐसी कोई नेचर, ऐसे कोई स्टडी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कंपाउंड जरूर मालूम हो चुका है कि ऐसा C60 का एक ग्रुप बना हुआ है जो बकमिंस्टर फुलेरिन के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिए, इनको एलोट्रॉप, एलोट्रॉप क्या होता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। और डायमंड और ग्रेफाइट के जो डिस्टिंग्विश करने वाले पॉइंट्स हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि डायमंड जो होता है उसमें लस्टर मतलब चमक होती है, और ये बैड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को तो बिलोंग करता है, लेकिन नॉन मेटल में सबसे हार्डनेस है, ये सबसे ज्यादा हार्ड है ना। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के साथ साथ में ये इसका जो नेचर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है। इसका जो यूज होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल इनमें किया जाता है। तो ये बेसिक एलोट्रॉप्स हैं। अगले सेगमेंट में हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल आदि की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगले पार्ट को हम अगले एपिसोड में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।